Second video going to be continue. 1919 का कानून के पीछे का जो बैकग्राउंड था, जो हैपनिंग्स चल रही थी इंडिया में, वो मैंने आपको बता दिया। अब 1919 के भारत परिषद अधिनियम की पृष्ठभूमि के संदर्भ में थोड़ी सी बात मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए। 1909 के अधिनियम से निराशा, 1911 भारतीय प्रेस एक्ट, 1912 राजद्रोह एक्ट यानी इंडिया प्रेस एक्ट 1912, इंडिया सेडक्शन एक्ट 1913, criminal acts 1918, Rowlatt Act, and home rule, 1915-16 home rule, and First World War effect, लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा, ध्यान देना है। We are totally annoyed, frustrated, ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्नमेंट नोज वेरी वेल। तो अब वो मुझे थोड़ा सा लुभाएगा, इतने दिनों से डिमांड कर रहा हूं तो थोड़ी सी डिमांड की जरूरत को पूरा करेगा। तो देखिए क्या होता है। जो लॉर्ड मॉन्टेग्यू है, जो भारत सचिव है, वह ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देता है। गौर से स्टेटमेंट को सुनिए। 20 अगस्त 1970 यानी 1917 20 अगस्त का स्टेटमेंट है। भविष्य में भारतीयों को शासन के प्रत्येक विभाग में शामिल किया जाएगा। इन फ्यूचर इन इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन द ईच इंडियन विल बी पार्टिसिपेंट, ताकि उत्तरदायी शासन की नींव रखी जा सके, सो दैट द अकाउंटेबल गवर्नमेंट्स प्लिंथ कैन बी फॉर्म्ड। यानी अब ये उत्तरदायी शासन की बात कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को राजनीति में, प्रशासन में, सरकार में लाने की बात कर रहा है। एज मॉन्टेग्यू स्पीच्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, अगस्त 20, 1917। अब आइए क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो भारत सचिव वेतन इंग्लैंड के कोष से मिलता था, ठीक है। अब जो है कैसे इंग्लैंड के कोष में चला गया, तो गौर से सुनिए। इसके कितने सारे चेंजेस हैं, प्रोविजन है, लगभग 8-9 अच्छे चेंजेस हैं और हर एक को याद रखना है। हमने कहा था कि 1858 के इंडिया रूलिंग एक्ट से एक सेटअप हुआ था इंडिया सेक्रेटरी मिनिस्टर, इंडिया मिनिस्टर का पोस्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में। फिर इंडिया सेक्रेटरी का एक एडवाइजरी काउंसिल बना। तो पूरी इंडिया मिनिस्ट्री, उसकी इंक्लूडिंग एडवाइजरी काउंसिल, जिसके बहुत सारे सदस्य होते थे, और सभी के सैलरी, इवन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री बर्डन ऑन इंडियाज कंसोलिडेटेड फंड। सिंस 1858 the India Secretary's total expenditure burden on India's consolidated fund. Now it's burden on British consolidated fund. एक बड़ा चेंज हुआ कि हम लोग बात तो कर ही रहे थे इस पर, तो क्या हुआ, अब भारत मंत्री के कार्यालयों के तमाम खर्चे अब इंग्लैंड के खजाने पर भारित हुआ, बर्डन ऑन इंग्लैंड। एक चेंजेस हुआ। अब दूसरा चेंजेस क्या हुआ, सुनिए। भारत का क्या इनकम है, भारत का वर्ल्ड ट्रेड में क्या हिस्सा है, इन सब पे बात होती थी। तो अब एक पोस्ट क्रिएट हुआ। नाउ ए न्यू पोस्ट क्रिएटेड, दिस पोस्ट नेम इज कॉल्ड हाई कमिश्नर, एंड हाई कमिश्नर्स ऑफिस नेम इज हाई कमीशन, हिंदी में उच्चायोग, और ऑफिसर का नाम उच्चायुक्त। कौन होंगे इस पद पर? एक इंग्लिशमैन, नॉट इंडियन, भारतीय नहीं होंगे, अंग्रेज होंगे। कहां पर होगा कार्यालय? एट लंदन ऑफिस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाई कमिश्नर? तो सुनिए, भारत का जो इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों के साथ व्यापार हो रहा है, उसकी पूरी देखरेख करने की जिम्मेदारी दी गई, ठीक है, पूरी देखरेख करने की जिम्मेदारी दी गई। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरे पॉइंट पर आइए। सुनो बेटा, तो एक तो मैंने क्या कहा कि उच्चायुक्त का काम क्या था? भारत का ट्रेड को देखना यूरोप में,
प्लस जो इंडियन एजुकेशन लेने के लिए जा रहे हैं, जो इंडियन एजुकेशन लेने के लिए जा रहे हैं, वहां पर देखना है कि किस प्रकार से वो रह रहे हैं, उनका ख्याल रखना। तो ट्रेड का इंडियन जो यूरोप में है, बिजनेस के लिए, टूरिज्म के लिए, एजुकेशन के लिए, उसका ख्याल रखना। ये एक्चुअली वर्क था, फंक्शन था इंडिया के संदर्भ में हाई कमिश्नर का। एक अंग्रेज होता, इंग्लैंड में, लंदन में कार्यालय होता। अब क्या किया, कहा गया कि चूंकि ये आपके लिए किया जा रहा है, इसीलिए इसका भी जो खर्च होगा ऑफिस का, बर्डन ऑन इंडियाज कंसोलिडेटेड फंड। याद रखिएगा, ए पोस्ट हाई कमिश्नर क्रिएटेड दैट ऑफिस एट लंदन। हाई कमिश्नर इज इंग्लिशमैन एंड हाई कमिश्नर्स ऑल एक्सपेंडिचर बर्डन ऑन इंडियाज कंसोलिडेटेड फंड। तो एक हटाया, एक डाल दिया, ये याद रखिएगा। दिस हाई कमिश्नर पोस्ट क्रिएटेड इन 1920 अंडर दिस 1919 एक्ट। और यही जब 1930 में कॉमनवेल्थ नेशन बना, तो जो इंग्लैंड जितने देशों में शासन किया, कभी राज किया, उसके अंडर रहा, उन देशों में ये तो हाई कमिश्नर 1920 में ही अपॉइंट कर दिया था। नॉट ओनली इंडिया, द ऑल एम्पायर्स। वही जो एम्बेसडर हैं आज हाई कमिश्नर कहलाते हैं। तो कॉमनवेल्थ नेशन के जो आपस के देश हैं, उनमें एम्बेसडर को हाई कमिश्नर क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो 2 पॉइंट हो गए। अब आइए आगे। इंडिया काउंसिल में जो मेंबर होते थे, उनका टर्म 7 ईयर का जो था, उसको घटा करके टर्म क्या कर दिया गया आपका 5 वर्ष। यानी क्या मतलब? तो सुनिए, जो इंडिया मिनिस्टर होते थे, उसकी एक एडवाइजरी काउंसिल होती थी जो 15 सदस्यों से मिलकर बनती थी। उसके टर्म 7 ईयर्स होते थे, अब टर्म्स 5 ईयर कर दिए गए। सैलरी बढ़ा दी, हमें उससे कोई लेना देना, टर्म पर भी ध्यान देना नहीं है। अब आइए, जो उच्चायुक्त पद का सृजन हुआ था 1920 में हाई कमिश्नर का, उसका टर्म 6 ईयर का होता था। ठीक है। अब आइए, जो जीजीआई है, गवर्नमेंट मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नियुक्ति भारत सचिव के सिफारिश पर सम्राट के द्वारा 5 साल के लिए। यानी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, उसकी नियुक्ति के लिए अब रिकमेंडेशन कौन करेगा? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से इंडिया सेक्रेटरी जो है रिकमेंड करेगा, और वो रिकमेंडेशन पर महारानी जो है उसे अपॉइंट करेगी। कितने साल के लिए? फॉर 5 ईयर्स के लिए। तो गवर्नर जनरल का टर्म 5 ईयर्स के लिए, ये ध्यान रखना है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब बहुत सारे वेतन होते थे उस जमाने में गवर्नर जनरल के, हमें क्या लेना देना, बस इतना समझिएगा। जो गवर्नर जनरल की एडवाइजरी काउंसिल होती थी, उसके सिफारिशों को, उसकी सलाह को, एडवाइस को टोटली डिनाई करने का हक रखता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी समझ में आई? तो अपने एडवाइजरी काउंसिल की सलाह को ठुकरा करके वो अपना डिसीजन ले सकता था। अब ध्यान दीजिए, इस 1919 के कानून से ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट जो यहां थी, जो रिप्रेजेंट कर रही थी अपने इंग्लैंड को, नहीं, और भारत में ऑलरेडी आज़ादी तक 603 प्रिंसली एस्टेट मौजूद थे। कुछ बहुत छोटे, कुछ बहुत बड़े। ठीक है। तो देयर 603 princely estate already independently functioning in India apart from British India territory। तो हर रेजिडेंट मतलब प्रेसिडेंसी में क्या होता है? अब देखिए, इस कानून से ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश महाराजा ने हर एक प्रिंसली एस्टेट में अपना एक ऑफिसर अपॉइंट किया, और उस ऑफिसर का नाम पड़ा रेजेंट, रेजिडेंट। तो याद रखिएगा, प्रत्येक रियासत में वाइसराय का एक रेजिडेंट रखा गया, या रेजेंट कह लीजिए, प्रत्येक रियासत। पहले तो कुछ कुछ में था, अब कहा सबको रखना पड़ेगा। तो ईच एंड एवरी प्रिंसली एस्टेट्स हैज टू बी मेंटेन डेकोरम, टू मेंटेन एन इंग्लिश ऑफिसर्स दैट इज रिप्रेजेंट टू वाइसराय। ओके,
अब ध्यान में रखना है, जीजीआई और उनकी कार्यकारिणी परिषद केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थी. Whatever happened, but overall, Governor General of India is not accountable towards their council. Actually, the council is accountable to Governor General. ये था, ध्यान में रखिएगा. अब आगे आइए. कार्यकारिणी जीजीआई के प्रति उत्तरदायी थी. जो एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ गवर्नर जनरल्स थी, दैट एग्जीक्यूटिव accountable to the Governor General of India. Okay. That's executive body accountable towards Governor General of India. That is the one thing also important. Secondly,